Hello students, welcome to Avipedia powered by अभिमन्यु IAS. My name is रोहित मेडा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ DRDO MTS का लेक्चर 13 जनरल अवेयरनेस की। अगर मैं बात करूँ तो जनरल अवेयरनेस को लेके पहले काफी सारे लेक्चर्स हम डिस्कस कर चुके हैं DRDO MTS 2020। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर 13 की। तो लेक्चर 13 में आज बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्लास को और शेयर कर दो सेशन को ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमारे साथ जुड़ जाएं। तो वेलकम ऑल, आ जाओ जल्दी से ज्वाइन कर लो। एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन द प्रीवियस क्लासेस, अगर आपको प्रीवियस क्लास में कोई डाउट है या फिर एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ भी आपके मन में दुविधा है, तो आप पूछ सकते हो। किसी भी तरह की कोई भी दुविधा आप पूछ सकते हो, ठीक है। हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी, वेलकम टू एवरीवन, वेलकम वेलकम। तो भाई शेयर कर दो जल्दी से जल्दी क्लास को। तो हम बढ़ते हैं आगे अपनी क्लास की तरफ, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, करिए आंसर जल्दी से पहले क्वेश्चन का। गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस कब आयोजित किया जाता है? करिए आंसर जल्दी से। गुड गवर्नेंस डे कब होता है? गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस, अच्छी सरकार का दिवस कब होता है? क्या 26 जनवरी को होता है, 15 अगस्त को होता है, 25 दिसंबर को होता है या 29 जुलाई को होता है? जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी आंसर करना, टाइम नहीं लेना है, जल्दी से जल्दी। जितनी जल्दी करोगे उतना जल्दी हो जाएगा। एंड शेयर कर दो यार। गुड गवर्नेंस डे, अच्छी सरकार का दिन, सुशासन दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो गुड गवर्नेंस डे की अगर मैं बात करूं, सुशासन दिवस की अगर मैं बात करूं, इस दिन को हम कब ऑर्गेनाइज करते हैं? तो इस दिन को हम ऑर्गेनाइज करते हैं कब? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को, 25 ऑफ दिसंबर को होता है क्या? गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस, अच्छी सरकार का दिन। क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं 25 दिसंबर को? क्या होता है 25 दिसंबर को? 25 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। इनका जन्म दिवस होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी। तो वाजपेयी साहब के जन्म दिवस को हम ऑर्गेनाइज करते हैं भारत में क्या? एज अ गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस, सुशासन दिवस। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। तो वी कैन ऑल्सो कॉल्ड भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है, भारत रत्न। तो यहां पे मैं बात करूंगा इनको भारत रत्न कब मिला और यह दिन की शुरुआत कब से हुई। तो इनको भारत रत्न मिला था 2015 में। 2015 में मोदी सरकार ने इनको भारत रत्न से नवाजा था। इनको भारत रत्न दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को। और ये जो दिन है हमारे पास, दैट इज गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे। इस दिन की शुरुआत कब हुई? गुड गवर्नेंस डे की शुरुआत कब हुई? तो गुड गवर्नेंस डे की स्टार्ट हुआ था कब? ये स्टार्ट हुआ था यहां पे 2014 में। 2014 में मोदी सरकार ने ही इसको स्टार्ट किया था गुड गवर्नेंस डे। कब? 25 दिसंबर को, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। वाजपेयी साहब को लेकर कोई भी डाउट? क्लियर? वाजपेयी साहब को लेकर कोई भी डाउट, आपको अगर कोई भी डाउट है तो अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर। फर्दर बात करूं तो वाजपेयी साहब 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने, 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी। पहली बार 1996 में बने थे, सिर्फ 13 दिनों के लिए। उसके बाद बने थे 1998 में, क्लियर, 13 महीनों के लिए। उसके बाद बने 1999 में, तब इन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट किया। और ये पहले भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर टू सर्व फुल 5 ईयर टर्म। ये पहले ऐसे भारत के प्रधानमंत्री थे जो कि कांग्रेस पार्टी के नहीं थे और अपने पूरे 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट किया। देखिए वाजपेयी साहब से पहले भी भारत के ऐसे बहुत सारे प्रधानमंत्री आए जो कि कांग्रेस से नहीं थे। जैसे पहले मोरारजी देसाई की मैं बात करूं, बट ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं आया जिसने पूरा 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट किया हो कांग्रेस के अलावा, कांग्रेस के अलावा। तो ये पहले ऐसे भारत के प्रधानमंत्री थे, नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट किया। अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न। चलिए किसी को कोई डाउट?
अब सर एसएससी का एग्जाम डेट चेंज होगी। जी हां रोहित पाल जी, एसएससी ने डेट्स को एक्सटेंड कर दिया है, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीजीएल का टीयर 2 हो, चाहे सीएचएसएल हो या फिर दिल्ली कांस्टेबल हो, तो सबकी डेट्स अनाउंस हो चुकी है। तो बेसिकली अक्टूबर से पेपर स्टार्ट हो जाएगा और दिसंबर तक चलने वाला है। बट अकॉर्डिंग टू डेट्स 2020 के अंदर सारे एग्जाम कंडक्ट कर लिए जाएंगे। अगर ये दोबारा से पोस्टपोन नहीं होता तो 2020 में ही सारे एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। तो बी रेडी, ज्यादा टाइम नहीं है, 3-4 महीने हैं, ज्यादा टाइम नहीं है। तो डीआरडीओ भी बहुत जल्दी अपना डेट निकाल देगा। डीआरडीओ की डेट भी बहुत जल्दी आ रहेगी। डीआरडीओ कब एग्जाम लेने वाला है इसका डेट बहुत जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा डीआरडीओ की तरफ से। चलिए, एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है तो साथ के साथ पूछ लेना। मन में किसी भी तरह की दुविधा नहीं रहनी चाहिए यार। पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, किसी भी चीज को कर रहे हो तो अच्छे से करो। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। क्लियर, ज्ञान का ना होना बेटर होता है अधूरे ज्ञान से। किसी चीज को हम जानते नहीं है वो बेटर है, बट हम अगर आधा जान लेते हैं तो वो बहुत खतरनाक होता है, आधी अधूरी नॉलेज। तो नॉलेज रखो तो पूरी रखो, नहीं तो मत रखो। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। भारत सरकार ने इनमें से भारत सरकार ने कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर इनमें से किस पर्सन के ऊपर रखा है? भारत सरकार ने कोलकाता पोर्ट का नाम बदल दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोलकाता पोर्ट का नाम बदल दिया, तो इनमें से किस लीडर के ऊपर उस कोलकाता पोर्ट का नाम रखा गया? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, जल्दी से जल्दी आंसर करिए। क्या जेएल नेहरू जी हैं, महात्मा गांधी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं या फिर मोरारजी देसाई हैं? विनोद दास, रोहित पाल, आंसर करिए जल्दी से जल्दी। कंवरपाल स्वैग। चलिए, हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? हमारे पास सबका आंसर आ रहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जी हां, आप लोग बिल्कुल सही हो। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे यहां पे जो कलकत्ता पोर्ट है, कोलकाता में पोर्ट है जो बेसिकली बंदरगाह, उसका नाम बदल के अब रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। इसके अलावा एक और बिल्डिंग का नाम है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम के ऊपर रखा गया। झारखंड के अंदर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो बिल्डिंग है झारखंड के अंदर, कहां पे? झारखंड के अंदर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो बिल्डिंग है उसका नाम बदल के भी रख दिया गया है ऑन द नेम ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहिंग पटगई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है? आपको बताना है, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन तो कंफर्म आता ही आता है नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर। तो आपको बताना है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली कहां पे है। तो बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है मैं आपको बता दूं। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली कोई भी तो जंगल होता है, कोई भी बेसिकली सेंचुरी होती है जहां पे उसको खतरा दिखाई देने लगता है। क्लियर, कि अब ये डेंजर में आ गई है, तो उसको सरकार क्या करती है, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर देती है। क्यों? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम हो जाती है, फिर ऐसे ही इंसान हर चीज के लिए वहां नहीं जा सकता। ठीक है, तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम हो जाती है, बट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होती है। अब ये जो दहिंग पटगई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये बेसिकली असम के अंदर है। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, असम के अंदर है। असम के अंदर नदी है देहिंग नदी। देहिंग इज अ रिवर, देहिंग एक नदी का नाम है। क्लियर, इस चीज को ध्यान में रखना, क्वेश्चन अभी ऐसे भी आ सकता है, देहिंग नदी किस राज्य में है? ठीक है, तो देहिंग नदी असम के अंदर है। तो देहिंग नदी की अगर मैं देहिंग पटगई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूं तो ये न्यूज में है। ये न्यूज में क्यों है? ये करंट अफेयर में चल रहा है क्योंकि इसको नेशनल पार्क का स्टेटस दिया जा रहा है। तो क्यों दिया जा रहा है? पहला क्वेश्चन तो ये आता है ना, क्यों बना रहे हैं हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क? ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में कन्वर्ट हम क्यों कर रहे हैं? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में हम इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होती है, नेशनल पार्क बन जाने के बाद ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो जाती है। क्लियर, तो इसकी संरक्षण के लिए बेसिकली क्या हुआ था, कुछ टाइम पहले यहां पे भारत सरकार ने अप्रूवल दे दिया कि माइनिंग होगी, इस देहिंग पटगई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में माइनिंग की जाएगी। ठीक है, तो माइनिंग से बचाने के लिए इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर रही है असम की सरकार, ताकि इसमें माइनिंग ना हो, क्योंकि उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम हो जाती है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम हो जाती है। तो इसके संरक्षण के लिए ही इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जा रहा है। किसको? देहिंग पटगई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहां पे है? असम के अंदर है और देहिंग नदी के ऊपर है, देहिंग नदी। एनी डाउट? किसी को कोई भी डाउट? देहिंग पटगई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्लियर। असम के अंदर और भी नेशनल पार्क है, जैसे काजीरंगा हुआ, ठीक है, औरंग हो गया, तो बहुत सारे फेमस यहां पे नेशनल पार्क है असम के अंदर। काजीरंगा वेरी फेमस, याद रखना, औरंग नेशनल पार्क। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
आयरलैंड देश की राजधानी क्या है? आयरलैंड देश की राजधानी क्या है? क्लियर? आयरलैंड देश की राजधानी क्या है? बताइए जल्दी से। आयरलैंड देश की राजधानी। चलिए, विनोद दास ने बोल दिया स्किप। देखिए, आयरलैंड की अगर मैं बात करूं, आयरलैंड, यहां पे अगर मैं आयरलैंड देश की बात करूं, यहां पे बोला गया रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ठीक है, गणतंत्र आयरलैंड। अब रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड क्यों बोला जाता है यहां पे? क्योंकि यहां पे बात करें आयरलैंड की और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की, यहां पे मैं आपको एक मतलब समझाऊंगा यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। और यूनाइटेड किंगडम आपको पता होगा यूके, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें, यूनाइटेड किंगडम 4 प्लेसेस को मिला के बनता है। इस चीज को ध्यान से सुनना, ध्यान से याद रखना। यूनाइटेड किंगडम 4 प्लेसेस को मिला के बनता है। वो 4 प्लेसेस कौन कौन से हैं? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड मतलब आयरलैंड जो देश है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पे, लेट अस सपोज दिस इज आयरलैंड, क्लियर, सॉरी, लेट अस सपोज दिस इज आयरलैंड, ये आयरलैंड है। तो आयरलैंड का सिर्फ ऊपरी हिस्सा, आयरलैंड का सिर्फ ये पार्ट, ठीक है, ऊपर होता है ना उत्तर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो उसी तरह से यहां पे जो नॉर्दर्न का सिर्फ आयरलैंड का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है, ये यूके का पार्ट है, दैट इज अ पार्ट ऑफ यूके। एंड द रेस्ट कंट्री, दिस इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इसको बोलते हैं आयरलैंड। ये है आयरलैंड और ये यूके का पार्ट है, नॉर्दर्न आयरलैंड का सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट। क्लियर हुआ? तो यहां पे आयरलैंड देश की राजधानी क्या है? इस देश की राजधानी क्या है? दैट इज डबलिन। इसकी राजधानी है डबलिन। वेरी गुड, डबलिन। क्लियर हुआ? किसी को डाउट? किसी को कोई भी डाउट? क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरिफ अलवी, आरिफ अलवी इनमें से किस देश के राष्ट्रपति हैं? बताइए जल्दी से। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्लियर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सॉरी, इसको हिंदी में, बेसिकली ऑप्शंस को हिंदी में ट्रांसफर करना रह गया, स्किप हो गया ये, तो मैं बता देता हूं आपको। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इराक और बांग्लादेश। क्लियर? आरिफ अलवी इनमें से किस देश के राष्ट्रपति हैं? इंडोनेशिया के, पाकिस्तान के, इराक के या फिर बांग्लादेश के? आरिफ अलवी इनमें से किस देश के राष्ट्रपति हैं? बताना है आपको, जल्दी से बताइए। आरिफ अलवी इनमें से किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये आपको जल्दी से बताना है। क्या इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, इराक है, बांग्लादेश है? चलिए आंसर आ रहा है मेरे पास, तो कोई इराक बोल रहा है, कोई बांग्लादेश बोल रहा है, सब लोग अलग अलग आंसर कर रहे हैं। चलिए, आरिफ अलवी, ठीक है, आरिफ अलवी ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो बच्चों ये हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है, इराक नहीं है, ये हमारा पड़ोसी देश है, पाकिस्तान। हमें पता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है इमरान खान, इमरान खान। बट जब बात राष्ट्रपति की आती है, प्रेसिडेंट की, हम बात कर रहे हैं यहां पे राष्ट्रपति की, तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। ये पाकिस्तान के हैं, ठीक है, पाकिस्तान, ध्यान से रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, पड़ोसी देश हमारा। क्लियर हुआ? डाउट? एनी डाउट? किसी को कोई भी डाउट? ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, ठीक है। इंडोनेशिया के तो जोको विडोडो हैं, इंडोनेशिया के जोको विडोडो हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, डाउट हो तो पूछ लेना। चलिए, वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है? वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है? बताइए जल्दी से। विश्व कैंसर दिवस कब ऑर्गेनाइज किया जाता है? विश्व कैंसर दिवस, कैंसर डे कब होता है? कैंसर डे, कैंसर की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दुनिया भर में वर्ल्ड कैंसर डे ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल। तो कब होता है वर्ल्ड कैंसर डे? इस बार इसका थीम क्या था बता देता हूं। इस बार इसका थीम था आई डू एंड आई विल। आई डू एंड आई विल, ये इसका थीम था। वी डोंट गिव मच अटेंशन, वो बात अलग है, बट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, एग्जाम पैटर्न देखिए ना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, नाम पता होना चाहिए। चलिए, वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है? वर्ल्ड कैंसर डे होता है 4 फरवरी को। 4 फरवरी को, 4 फरवरी को, 4th ऑफ फरवरी को। रोहित पाल सर, एक दिन कुछ इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट करा दो। श्योर रोहित पाल, नो इश्यू, जरूर करवाएंगे, बिल्कुल करवाऊंगा। क्लियर? अगली क्लास में ही कर लेंगे, अगली क्लास में ही कर लेंगे। चलिए, वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है? 4 फरवरी को होता है, 4th ऑफ फरवरी को, 4 फरवरी। नेक्स्ट, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इसके चेयरमैन कौन है बताइए जल्दी से, इसके अध्यक्ष कौन है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष बताइए जल्दी से। भारतीय स्टेट बैंक, इसके अध्यक्ष जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी आंसर कर दो। देखो यार, एक ही चीज चाहिए, अगर क्लास अच्छी लग रही है ना तो शेयर कर दिया करो अपने आप, और कुछ नहीं मांगता मैं, और कुछ नहीं चाहिए। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर कर दो, नहीं अच्छी लग रही तो बता दो कि नहीं अच्छी है, लिख के बता दिया करो कि सर क्लास अच्छी नहीं है। चलिए, स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक की अगर मैं बात करूं, भारतीय स्टेट बैंक, इसका पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसका पुराना नाम था, ओल्ड नेम, दैट इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद बात करें, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था 1921 में, 1921 में बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एंड 1 जुलाई 1 जुलाई 1955 को क्या किया हमने? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बदलकर बना दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई शॉर्ट में बोलते हैं इसको, भारतीय स्टेट बैंक। कब बनाया? डेट भी ध्यान में रखना, 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 को बदलकर बना दिया भारतीय स्टेट बैंक। किसको? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को। यहां पे मैं एक लॉजिक बता रहा हूं, आपके लिए शायद इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। वो क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो हुआ एक प्राइवेट बैंक था, वो एक प्राइवेट बैंक था। तो जब भारत आजाद हुआ, जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, जब भारत आजाद हुआ तो 1947 में भारत में जितने भी बैंक थे सबके सभी प्राइवेट थे, कोई भी सरकार का बैंक नहीं था भारत में, सारे के सारे बैंक प्राइवेट थे, ठीक है। जब भारत आजाद हुआ सबसे पहले आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है राष्ट्रीयकरण, मतलब सरकार ने उसको अपने अंडर लिया 1949 में। उसके बाद बात करूं तो आरबीआई तो सरकार के लिए काम करता है, पब्लिक के लिए काम नहीं करता आरबीआई। ऐसा तो नहीं है कि मुझे बैंक अकाउंट खुलवाना और मैं आरबीआई में जाके बोलूं मेरा खाता खोल दो, ठीक है, आरबीआई नहीं खोल सकता। अब मुझे तो किसी नॉर्मल बैंक में जाना पड़ेगा, बट लोगों के लिए काम करने वाला कोई भी सरकारी बैंक नहीं था। तो सरकार ने सबसे पहले क्या बात करी कि हमें जरूरत है एक सरकारी बैंक की। तो सरकार ने क्या किया 1955 में, क्या किया, इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो कि एक प्राइवेट बैंक था उस वक्त, उसको राष्ट्रीयकरण करके बना दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब बनाया? 1 जुलाई 1955, और एक एक्ट पास करवाया था बनाने के लिए, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, एसबीआई एक्ट 1955 के अंडर इसको नेशनलाइज किया गया था, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्लियर? इसको ध्यान में रखना, बात हम बैंक की कर रहे हैं, बट ये बैंक वाले क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ये मत सोचो कि बैंक की बात है बैंक के पेपर में आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। बैंक भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। बैंक के बिना अर्थव्यवस्था नहीं है, बैंक के बिना आज भारत के सारे बैंक बंद कर दो, सारे के सारे बैंक, अर्थव्यवस्था बहुत नीचे आ जाएगी, लोगों की सेटलमेंट ही नहीं होगी, लोग पैसे लेकर क्या करेंगे, कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो इसी के चलते हुए बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक को लेके हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्लियर? जी हाँ बेबी जी, बेसिकली आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक, बाय दीज बैंक्स आर कमर्शियल बैंक, और वी कैन कॉल्ड एसबीआई इज अ स्टेट ऑन्ड बैंक।
क्लियर, इट इज अ स्टेट ऑन बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी को डाउट? हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो था रजनीश कुमार। रजनीश कुमार यहां पे भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन है। चलिए, एकाना इंटरनेशनल स्टेडियम ये कहां पे है? एकाना इंटरनेशनल स्टेडियम, एकाना इंटरनेशनल स्टेडियम ये किस राज्य के अंदर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। क्रिकेट स्टेडियम है ये, क्रिकेट स्टेडियम, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो ये कौन से राज्य में, बताइए, ये कौन से राज्य में है एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम? क्लियर, बताइए जल्दी, बताइए जल्दी, फास्ट। एकाना इंटरनेशनल स्टेडियम, ठीक है। अब एकाना इंटरनेशनल स्टेडियम, इसका एक और नाम भी है जो मैं बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन दूसरे वे से भी आ सकता है और इसका नाम भी पूछा जा सकता है। अब मैं इसका नाम बताने जा रहा हूं, इसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ये इसका नाम है। क्लियर, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ये कहां पे है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ये कहां पे है? लखनऊ में है। क्लियर, कहां पे है? लखनऊ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाजपेयी साहब की डेथ के बाद बहुत सारी चीजों के नाम वाजपेयी साहब के ऊपर रखे गए हैं, ठीक है। वाजपेयी साहब के नाम के ऊपर बहुत सारी जगह नाम रखे गए, जैसे कि छत्तीसगढ़ की जो अपकमिंग कैपिटल है नया रायपुर, उसका नाम बदल के क्या रखा गया? अटल नगर। इस चीज को भी ध्यान में रखना, छत्तीसगढ़ की जो आने वाली कैपिटल है उसका नाम है अटल नगर, अटल नगर। देहरादून में एक एयरपोर्ट है, ठीक है, देहरादून का जो एयरपोर्ट है उसका नाम बदल के रख दिया गया वाजपेयी एयरपोर्ट। क्लियर हुआ? कोई डाउट? एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉलिंग नेशनल पार्क, मॉलिंग नेशनल पार्क ये कौन से राज्य में है? देखिए, ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने पहले भी बताया, ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं, तो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इसका आ ही जाता है, तो ये आपको पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट तो सारे पता होने चाहिए। वैसे तो भारत में बहुत सारे नेशनल पार्क है, इतने सारे तो हम याद नहीं कर सकते, सारे के सारे तो याद भी नहीं कर सकते, इतने नेशनल पार्क है भारत में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो उससे भी ज्यादा है, ठीक है। तो मॉलिंग कहां पे है? मॉलिंग बताना है आपको, मॉलिंग कहां पे है? मॉलिंग, तो मॉलिंग कहां है बच्चों? मॉलिंग है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। सबने आंसर सही किया, वेरी गुड। अभिषेक राणा, राज चौहान, रंगेश, क्लियर। तो यहां पे कहां पे है ये? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन तो एग्जाम से रिलेटेड है भैया, जिस बॉडी का एग्जाम देने वाले हो अगर उसी के बारे में नहीं पता तो बात गलत हो जाएगी। इसका आंसर तो सबका सही होना चाहिए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसके चेयरपर्सन कौन है? बताइए। ये तो सबको पता होना चाहिए, सबका सही होना चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए, ये सबका सही होना चाहिए। क्लियर, ये सबका सही होना चाहिए, क्योंकि डीआरडीओ का पेपर देने वाले हो, डीआरडीओ के बारे में नहीं पता तो किसके बारे में पता? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। डीआरडीओ का काम क्या होता है मैं बता रहा हूं। डीआरडीओ भारत सरकार के लिए, हमारे जो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, उसके लिए डिफेंस और उसके लिए डिफेंस के लिए मिसाइल्स और वेपन बनाने का काम करता है। डीआरडीओ कब बना था? डीआरडीओ बना था 1958 में। तो इसके जो चेयरमैन है इनका नाम क्या है? इनका नाम है जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी। क्लियर, ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी। काफी लोगों ने एक के सिवान बोला, के सिवान बहुत लोगों ने बोला, के सिवान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हैं के सिवान। और होमी भाभा जो तीसरे नंबर पे नाम लिखा है, ही इज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर। क्लियर, ये होमी भाभा जो है इनको बोला जाता है इंडियन न्यूक्लियर के पितामह। जिम ब्रिडस्टन जो चौथे ऑप्शन में नाम दिया है, ये नासा के अध्यक्ष हैं,
ये नासा के चेयरमैन है, तो सबके बारे में क्लियर होना चाहिए, सबके बारे में पता होना चाहिए। डाउट, किसी को कोई डाउट? चलिए, जी हां, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, दैट इज ऑन द नेम ऑफ होमी जे भाभा, होमी जहांगीर भाभा पूरा नाम था इनका। चलिए, यह रहा अगला क्वेश्चन। अभी किसी राज्य ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सेल्फ स्कैन ऐप। सेल्फ स्कैन, सेल्फ स्कैन, तो यह किस राज्य ने लॉन्च किया? यह किस राज्य ने लॉन्च किया है? बेसिकली आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को बंद किया। भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को बंद किया। इस 59 ऐप में एक ऐसी ऐप थी जिसको भारत में बहुत यूज किया जाता था, दैट इज कैम स्कैनर। आपको पता होगा कैम स्कैनर होता था, एक कैम स्कैनर, सभी यूज करते थे उसको, कैम स्कैनर को। तो कैम स्कैनर तो बंद हो गया, अब कैम स्कैनर का जो अल्टरनेटिव है, क्लियर, कैम स्कैनर के बदले में बेसिकली अगर कोई ऐप है तो वो बनी है सेल्फ स्कैन ऐप। सेल्फ स्कैन ऐप, तो किस राज्य ने सेल्फ स्कैन ऐप को लॉन्च किया? कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य सेल्फ स्कैन ऐप को लॉन्च करने वाला? दैट इज वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किया, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने इसको लॉन्च किया एंड ममता बनर्जी ने इसको खुद लॉन्च किया। अभी तक बेसिकली ये गूगल प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल नहीं हुई है, सैमसंग प्ले स्टोर पे आ चुकी है, गूगल प्ले स्टोर पे अभी इस ऐप को अवेलेबल नहीं किया गया। ये एड फ्री है, इसमें कोई भी एड्स नहीं है, और अभी ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में है। इसको हिंदी और बांग्ला लैंग्वेज में भी लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर प्रोसेस ऑन गोइंग है अभी। तो दैट इज वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? बताइए जल्दी से। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, क्या होगा इस ऐप से? रोहित पाल जी, स्कैन कर सकते हैं हम कुछ भी। मोबाइल में होता है ना, किसी डॉक्यूमेंट को हमें स्कैन करना होता है, तो पहले हम कैम स्कैनर यूज करते थे, अब हम इस ऐप से स्कैन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन है? बताइए जल्दी से। ओके विनोद दास, यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। चलिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, देखिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो मानवों के, हमारे जो ह्यूमंस के राइट्स होते हैं, हमारे जो मानवाधिकार होते हैं, उनकी संरक्षण के लिए, उनके रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया था। उसी एक्ट के तहत ये बॉडी बनाई गई थी एंड इट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये संवैधानिक नहीं है, क्लियर। इस चीज को ध्यान में रखना, क्वेश्चन ये भी आता है कि ये संवैधानिक है या नहीं है। नहीं है, ये संविधान के अंदर नहीं है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, क्लियर। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो अध्यक्ष है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फॉर्मर जज एंड भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एच.एल. दत्तू, एच.एल. दत्तू। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? इसी तरह जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, भारत के सभी राज्यों में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी होता है, SHRC, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, देखिए दुनिया भर में खादी को प्रमोट करने के लिए, दुनिया भर में खादी को प्रमोट करने के लिए यहां पे एक बॉडी काम कर, सॉरी भारत में, नॉट दुनिया भर में, भारत में खादी को प्रमोट करने के लिए एक बॉडी काम करती है जिसका नाम है खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, ये बेसिकली केवाईसी एक्ट आया था, कब आया था? 1956 में आया था। खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज एक्ट आया था 1956 में, उसी के तहत 1957 में एक बॉडी बनाई गई थी, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन। बेसिकली खादी को प्रमोट करने के लिए, खादी को प्रमोट करने के लिए बेसिकली इसको चलाया गया। तो इसके चेयरपर्सन कौन है? कपोप बेबी जी, नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है, नीति आयोग स्टैट्यूटरी भी नहीं है, क्लियर। नीति आयोग इज अ नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, बट ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये स्टैट्यूटरी है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी बट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब बात करते हैं खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन की। ये वो संस्था है जो कि भारत के अंदर खादी को प्रमोट करने के लिए काम करती है। अब खादी की बात सबको पता है, खादी के बारे में सबको पता है, ठीक है। खादी के बारे में सबने सुना होगा, खादी से बने मास्क भी आ चुके हैं, ऑनलाइन मिलते हैं आजकल, ठीक है। खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ही बेचता है, इसकी वेबसाइट में जाके आप ऑनलाइन मास्क खरीद सकते हो खादी से बने हुए। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहले मैं बता देता हूं इसका चेयरमैन, पहले मैं इसका चेयरमैन बता देता हूं, ठीक है। इनका नाम है विनय कुमार सक्सेना, इनका नाम है
विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना कौन है? ये खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन के चेयरपर्सन है, खादी ग्राम और उद्योग आयोग के। तो यहां से इसको क्लियर करना। नोट देखो, कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो, नोट कर लिया करो जो चीज नहीं पता होती, कॉपी पेन को साथ में लेके बैठो। अब यहां पे मैं बताने जा रहा हूं हमारा जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, हमारा जो झंडा है, ठीक है। अब आपने देखा होगा भारत में प्लास्टिक के बने हुए फ्लैग में मिलते हैं। जब 15 अगस्त या 26 जनवरी आती है तो रोड पे, सड़कों पे हमें झंडा बेचने वाले मिलते हैं और बहुत में उनके पास ना प्लास्टिक वाला फ्लैग होता है। प्लास्टिक का फ्लैग इंडिया में नहीं बनता, प्लास्टिक का फ्लैग चाइना जैसी कंट्री से इंपोर्ट होकर आता है इंडिया में, ठीक है। दूसरे देशों से आके भारत का फ्लैग दूसरे देशों में बनता है, दूसरे देशों में कंपनीज बना के भारत में लाके बेचती है। अब पिछले साल क्या हुआ? पिछले साल भारत सरकार ने क्या किया? पिछले साल भारत सरकार ने अप्रूव कर दिया कि भारत का जो फ्लैग है वो भारत में ही बनेगा, किसी भी विदेशी संगठन से, किसी भी विदेशी कंपनी से परचेज नहीं किया जाएगा। भारत का जो झंडा है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, ये भारत में ही बनाया जाएगा। ये कानून पास हो चुका है। अब भारत में भारत फ्लैग को इंपोर्ट नहीं किया जा सकता और भारत के अंदर इसको बनाने का जो पूरा जिम्मा है एक ही स्टैट्यूटरी बॉडी के पास है, वो है खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन। ये इकलौती बॉडी है, यह भारत सरकार की इकलौती स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसके पास भारत का राष्ट्रीय फ्लैग, हमारा नेशनल फ्लैग, हमारा तिरंगा बनाने का अधिकार है। क्लियर? तो कौन सी बॉडी बनाती है? खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन बनाता है। इस चीज को ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, भारतीय रेलवे, हमारा जो रेल सिस्टम है, भारतीय रेलवे ने अनाउंस किया, हमारे रेलवे विभाग ने अनाउंस किया कि भारतीय रेल को पूरा का पूरा ग्रीन रेलवे बना दिया जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे ले आएंगे, ठीक है, कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, नेट जीरो कार्बन हो जाएगा। मतलब पॉल्यूशन नहीं करना है, सारे पॉल्यूशन से इसको मुक्त कर देंगे। कब तक, कौन सा ईयर टारगेट किया आपको बताना है, ठीक है, कि भारतीय रेलवे जो है वो किस ईयर तक ग्रीन रेलवे बन जाएगा। बताइए, जल्दी बताइए। प्रीति राजपूत, रंगेश। चलिए, कौन सा ईयर? 2030। 2030 तक इंडियन रेलवे क्या हो जाएगा? इंडियन रेलवे पूरा का पूरा नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला रेलवे बन जाएगा, ग्रीन रेलवे बन जाएगा। तो यहां पर रेलवे को लेकर जो बॉडी काम करती है, भारतीय रेलवे को लेकर जो बॉडी काम करती है वो है रेलवे बोर्ड, वो है रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड के हमारे जो अध्यक्ष है, कब बना रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड बना था 1853 में। 1853 में भारत में पहली ट्रेन चली थी बॉम्बे टू थाने। एंड इसके जो हमारे अध्यक्ष हैं, इनका नाम है वीके यादव, विनोद कुमार यादव। क्लियर? कोई डाउट? एनी डाउट? डीआरडीओ एग्जाम कब होगा? वासुदेव, डीआरडीओ विल सून अनाउंस द डेट ऑफ एग्जाम। क्लियर? ये कोविड की सिचुएशन आपको पता है क्या चल रही है। कोविड की सिचुएशन के चलते हुए हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। एसएससी ने अगर डेट अनाउंस किया, एसएससी पूरे टारगेट में है कि 2020 में एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं, तो शायद हो सकता है डीआरडीओ भी इसके चलते हुए अपनी डेट निकाल देगा, ठीक है। उसके बाद दे आर टारगेटिंग कपॉप बेबीज। तो क्या है, नाम सही रखा करो यार, एक तो बोलने में बहुत दिक्कत आती है, अपना असली नाम लिखा करो, ठीक है। टारगेट बेसिकली है, तो देखो पूरा का पूरा अचीव नहीं कर पाएंगे बट कुछ हद तक तो पहुंचेंगे ना, ठीक है। कुछ सोचेंगे तो उम्मीद से, हम भी तो पेपर का टारगेट करते हैं ना कि हमें क्लियर करना है। हम सोचेंगे, जितनी अगर हमारी हाई थिंकिंग होगी तभी हम कर पाएंगे ना। तो इवन एक डिजायर और एक लक्ष्य हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। टारगेट बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलिए, यहां पर वीके यादव, विनोद कुमार यादव, और हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। भारत का सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट भारत में है। इस चीज को ध्यान में रखना, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट भारत में है। तो भारत के किस राज्य के अंदर है, ये आपको बताना है। भारत के किस राज्य के अंदर है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट? दुनिया का के पॉप, कोरियन पॉप। चलिए देखिए,
भारत का जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो कौन से राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है राजस्थान में। सॉरी, दुनिया का सबसे बड़ा, नॉट भारत का। भारत का भी ले लो, एशिया का भी ले लो, दुनिया का भी ले लो। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है वो है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में कहां है? राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अब जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में कहां, क्या नाम है? भादला सोलर प्लांट। भादला सोलर प्लांट ये है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट। कितनी कैपेसिटी है? 2245 मेगावाट। 2245 मेगावाट। 2245 मेगावाट के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। दुनिया का सबसे बड़ा भादला सोलर प्लांट जोधपुर राजस्थान में। क्लियर हुआ? दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क। कोई डाउट? एनी डाउट? गुजरात नहीं है। हां, मध्य प्रदेश में अभी अभी बेसिकली मोदी जी ने एक पावर प्लांट का इनॉग्रेशन किया है। वो कहां किया है? वो किया है रेवा में। क्लियर? वो 750 मेगावाट का है। वो 750 मेगावाट का जो रेवा में किया, मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। बट मैंने पूछा दुनिया का सबसे बड़ा, तो दुनिया का सबसे बड़ा ये है भादला। भादला कहां पे है? राजस्थान के अंदर, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में। कोई डाउट? वासुदेव जी, गुजरात नहीं है, राजस्थान। राजस्थान, क्लियर? राजस्थान। दूसरा सबसे बड़ा कर्नाटका में है, पहला सबसे बड़ा राजस्थान में है। सर, जब मैं पोर्टल में मॉक देता हूं तो क्वेश्चन हिंदी में ट्रांसलेट 1 मिनट बाद होता है। वी विल इंप्रूव। रोहित पाल, चेक कर लेंगे हम। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर कर देना। पिनाराई विजयन किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? क्लियर? ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? पिनाराई विजयन। वासुदेव, वासुदेव जी आप हो तो हम हैं, ठीक है। आप जैसे स्टूडेंट्स की वजह से ही हमारा वजूद है। तो पिनाराई विजयन की अगर मैं बात करूं, पिनाराई विजयन कहां के मुख्यमंत्री है? पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री हैं कहां के? केरला के, ठीक है, केरला के। कुछ लोगों ने तमिलनाडु बोला, तमिलनाडु के हैं एड्डापड्डी पलानीस्वामी। तमिलनाडु के हैं एड्डापड्डी पलानीस्वामी। कर्नाटका के हैं बीएस येदियुरप्पा। केरला के हैं पिनाराई विजयन। आंध्र प्रदेश के हैं पेमा खांडू। क्लियर? सबके मैंने बता दिए। कर्नाटका के हैं बीएस येदियुरप्पा, केरला के हैं पिनाराई विजयन, तमिलनाडु के हैं एड्डापड्डी पलानीस्वामी, आंध्र प्रदेश के हैं पेमा खांडू। किसी को कोई डाउट? सारे के सारे बता दिए मैंने। वासुदेव, किसका गुजरात होगा? किसका? कौन से क्वेश्चन का बोल रहे हो? क्लियरली बोलो। चलिए, पिनाराई विजयन क्लियर हुआ सबको? केरला का है बेसिकली। केरला के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। बाकी स्टेट्स के मैंने बता दिए हैं, लिख लिया करो यार साथ में, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता लिख लिया करो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप आंध्र प्रदेश के येदियुरप्पा नहीं, कोरियन जी नहीं, आंध्र प्रदेश के नहीं है, कर्नाटका के हैं बीएस येदियुरप्पा। बीएस येदियुरप्पा कर्नाटका के हैं, चेक कर लेना। कर्नाटका के। आंध्र प्रदेश के वाईएसआर रेड्डी, वाईएस जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के। सॉरी, आंध्र प्रदेश था, मैंने अरुणाचल के बोल दिए पेमा खांडू। इट्स अ कंफ्यूजन हियर, ठीक है। आंध्र के हैं जगनमोहन रेड्डी, अरुणाचल के हैं पेमा खांडू। मैंने अरुणाचल पढ़ के बोल दिया, मैंने आंध्र नहीं पढ़ा, तो पेमा खांडू जो है वो अरुणाचल के हैं। आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट? व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है,
चाहो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, कोई डाउट हो पूछ लेना, ठीक है, कुछ भी। तो आज के लिए इतना ही, किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना भाई, ठीक है, क्लास के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना किसी को कोई भी डाउट है, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो क्लास अपने आप, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने आप क्लास शेयर कर दिया करो। नहीं, बीडी मिश्रा नहीं है, आंध्रा के हैं, और ये अरुणाचल के हैं बीडी मिश्रा गवर्नर। आंध्रा के जो गवर्नर है उनका नाम है जगदीश मुखी, सॉरी असम के हैं, आंध्रा के जो गवर्नर है इनका नाम है बिस्वाभूषण हरिचंदन, बिस्वाभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है इनका नाम है बिस्वाभूषण हरिचंदन, ठीक है, बिस्वाभूषण हरिचंदन नाम है इनका, बिस्वाभूषण हरिचंदन, आंध्रा के गवर्नर। असम के हैं जगदीश मुखी, और जो आपने बीडी मिश्रा बोला ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। क्लियर? तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम, जय हिंद।